आप देख रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, म्यूट पे कर दीजिएगा, थोड़ी देर में आइएगा उधर से। ठीक है बेटा, ओके, नाउ इट्स ऑल राइट, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर? Yes, Students, ma'am. let us continue Yes, the ma'am. let us Hello, continue ma'am. the lesson and the remaining part of your first lesson, resources and development. Students, as we have studied in the previous classes, that the total geographical area of our country is about 3.28 million square kilometer, and we have to utilize this part of land very carefully, and we have also studied the land resource. Now today we have to study the soil as a resource. मृदा या मिट्टी एक संसाधन के रूप में. Then students, let us know how the soil is formed. I think you have studied this topic also in class 8. Let us continue and let us know further how soil is formed and how can we say that soil is a kind of resource. Students, as we know that soil is a very important resource and it is most renewable resource and it is a living system also. ये ऐसा रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल है, हमेशा ये रिन्यू होता रहता है, फिर से वो बन जाता है और फिर लिविंग सिस्टम है, ये जीवंत प्रक्रिया हमेशा ये चलती रहती है. कुछ ही इंचेस को बनने के लिए, फ्यू सेंटीमीटर्स को बनने के लिए मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं. एंड डिफरेंट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अलग अलग तरह के फैक्टर्स को हम देखते हैं, अलग अलग तरह के जो तत्व हैं वो मिल करके मिट्टी को बनाते हैं. That means soil is formed due to different type of factors. What are these factors? Let us see. Here we can see that relief. Relief means what is the relief of that area? There is it mountain, plateau or plain? ये कैसा उच्चावच है, यानी कि वहां की बनावट कैसी है. विच टाइप ऑफ लैंड सर्फेस इज देयर? रिलीफ, पर्वत है, पठार है या मैदान है. अनदर पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक मीन्स किस चट्टान से ये बनी हुई है रिसोर्स, उसका पेरेंट रॉक क्या है, किस चट्टान से टूट करके, खंडित हो करके, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में वो आज सॉइल के फॉर्म में आई है, जिसको हम बेड रॉक भी कहते हैं. क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स वहां की जलवायु कैसी है, और वेजिटेशन, कैसे वहां के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति कैसी है, ये भी डिपेंड करता है. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कैसी कैसी जैविक व्यवस्था है, कौन कौन से जैविक रूप है वहां पर, और टाइम. बहुत सारे सॉइल के ऐसे क्लासिफिकेशंस हैं जो उनके एज पे किए जाते हैं, यानी कितना पुराना है, इसको बने हुए कितना समय हुआ. दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज. तो टाइम भी है, जिनको मिला करके इसको हम अलग अलग पॉइंट में यदि लिखते हैं, इफ यू राइट इन डिफरेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इज रिलीफ, अनदर इज पेरेंट रॉक और बेड रॉक, थर्ड इज क्लाइमेट, फोर्थ इज वेजिटेशन, and fifth is other forms of life and time. These are the 5 main factors responsible for the formation of soil. Students, on the basis of the factors responsible for soil formation, color is also responsible, for which we can classify this. रंग के आधार पर भी मिट्टी का, मृदा का वर्गीकरण किया जाता है. थिकनेस, कितना मोटा है, which type of texture is there. Age,
कितना पुराना है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, the soil are classified in different types. How many types these soils are classified? These soils are classified in various types. First, we have to see alluvial soil. What are the different classification of soil? Students, जैसे कि तुम लोग जानते हो, अलग अलग तरह के ये फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीफ में. अब एक बार उसको फिर से देख लिया जाए. मान लो पर्वत पर है, कोई चट्टान टूटती है पर्वत से, और वो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या होता है कि वो वेदरिंग जब होता है रॉक का, तो हमेशा उस पर लगातार यदि धूप पड़ रही है तो वो बहुत हीट हो जाता है. फिर अचानक से बारिश होने लगती है तो उसमें थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम लोग देखते होगे घर में लालटेन वगैरह रखते हैं हम लोग, तो कभी कभार एकदम जलता हुआ लालटेन है और उसका शीशा जो है, उसका ग्लास जो है, ऊपरी कवर जिसको कि कवर करके भीतर के फ्लेम को हम रखते हैं, वो काफी हॉट हो जाता है ड्यू टू द बर्निंग फ्लेम ऑफ द लैम्प. और कभी कभार यदि उस पर पानी की बूंदें या कोई छींटा पड़ जाता है तो क्या होता है कि वो उसमें स्लाइट क्रैक आ जाता है. स्क्रैच टूटता नहीं है लेकिन स्क्रैच पड़ जाता है. जब वो स्क्रैच हो जाता है तो वही स्क्रैच धीरे 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 कमजोर पड़ के वो टूट जाता है. वहां से फिर क्रैक होता है, फिर वहां से वो टूट जाता है. ठीक उसी तरीके से जब बड़े बड़े चट्टान हैं, पर्वतों पर हैं, पठारों पर हैं, काफी तेज गर्मी पड़ रही है, एकदम ड्यू टू द हॉट ऑफ द सन, इट बिकम्स वेरी हीट, वेरी हॉट. और उसके बाद अचानक से बारिश होती है, बारिश की बौछारें पड़ती हैं, बूंदें पड़ती हैं, तो क्या हो जाता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. उसके बाद फिर उसमें यदि कहीं से कोई हवा आता है, आंधी तूफान आता है, या भी बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल. तुम लोग देख रहे हो क्लाइमेट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और कई कारणों से उस पर हमेशा जैसे जैसे बारिश पड़ेगी, बूंदे पड़ेगी, उसमें फिर एयर जाएगा, एरिएशन होगा और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और वो टूट जाएगा. मान लो ऊपर से वो पर्वत से टूट करके आता है और वो लुढ़कता हुआ किसी नदी में चला जाता है, तो नदी में वो नदी के धारा के साथ, रिवर के साथ, रिवर वैलीज में चले आते हैं. रिवर वैलीज से लुढ़कते लुढ़कते, एज यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, the different physical features of India in class 9, the lesson 2 is there, the different physical features of India. In that physical features you have also studied about the different physical feature of our country, that means relief. First was mountain and another was northern plain. तो जैसे तुम लोगों ने वहां पढ़ा था कि जब ये ढलान से उतर जाता है, पीडमोंट जोन में यदि वो चट्टान आ जाता है, तो वो क्या होता है कि नदी के साथ रगड़ खाते हुए, खिसकते हुए, और उस पर क्या होता है, जितने भी उसके किनारे जो एजेस होते हैं, उसके कोने होते हैं, वो धीरे धीरे रगड़ खाते हुए, घिसटते हुए वो ड्रैग होते रहते हैं वाटर के फोर्स के साथ. और उसके साथ उसके छोटे छोटे कण, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, वो टूटते टूटते क्या होते हैं, नदी में चले जाते हैं और वो आपस में रगड़ाते रहते हैं ड्यू टू द स्ट्रीम, रनिंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर. और वहां पर रनिंग स्ट्रीम ऑफ द वाटर से क्या होता है, यदि वो ढलान से उतर करके आता है तो क्या होता है, जहां पिडमोंट जोन है, पिडमोंट जोन मतलब कि जैसे यहाँ से ये माउंटेन है और यहाँ से धीरे धीरे प्लेन एरिया शुरू हो रहा है, तो ये एरिया है जिसको हम लोग पिडमोंट जोन कहते हैं. ये पिडमोंट जोन में क्या होता है, ये ढलान जहां खत्म होता है, जहां से प्लेन स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये सारे कंकड़ पत्थर जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं. इससे क्या होता है कि यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर से आएंगे, जैसे रिलीफ फीचर पढ़ रहे हैं, ऊपर मोटे मोटे पत्थर, चट्टान, पीबल्स मिलेंगे, यहाँ सारे पीबल्स इकट्ठे हो जाते हैं. उसके बाद फिर स्लोली एंड स्लोली ये रन करता है, मैदानी भागों में चला जाता है, इन द प्लेन एरियाज. और वहां पर ये बहुत ही, जितना प्लेन एरियाज में चला जाता है उतने ये रगड़ खाते हुए बारीक पार्टिकल्स बन जाते हैं, वेरी फाइन टाइप ऑफ सॉइल, एंड क्ले इज फॉर्म. वो छोटे छोटे कण जो हैं वो और टूटते चले जाते हैं और टूटते चले जाते हैं और फिर वो बहुत ही बारीक चिकनी मिट्टी बन जाती है. तो ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हमेशा होता रहता है. स्टूडेंट्स, you should know that this process of erosion,
मिट्टी का कटना एंड डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज गोइंग ऑन। ये ऐसी प्रक्रिया है कि हमेशा चलती रहती है, कहीं की मिट्टी कटती है तो कहीं पर मिट्टी जमने लगती है। तो ये रिलीफ फीचर पर भी डिपेंड करता है कि वहां का रिलीफ फीचर कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग टू भी वहां का सॉइल डिफरेंट होता है। उसी तरीके से जैसे हम लोग देख रहे हैं पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक में क्या है, जब पेरेंट रॉक आते हैं तो जैसे चट्टानों से टूटकर ये पार्टिकल्स निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द इग्नियस रॉक, अग्नेय शैल, जिसको तुम लोग पढ़े होगे कि वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो ये चट्टान ज्वालामुखी के फटने से वहां से विस्फोटित होकर के निकलते हैं, तो ये काफी जले हुए होते हैं, इसीलिए उसको इग्नियस कहते हैं। और वो ब्लैक कलर के होते हैं, बहुत ही हार्ड रॉक होता है। और मान लो वहां से यदि वो टूटने लगे, टूटते टूटते जब वो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में आ जाएंगे तो ड्यू टू बेड रॉक देयर कलर विल बी ब्लैक। कलर पर भी वो अपना प्रभाव जमाता है, और जैसे चट्टान से टूटेगा वैसे ही कंटेंट्स भी उसमें रहेंगे। उसमें जो भी है लाइमस्टोन है या फॉस्फोरिक है या जो भी है कैल्शियम है, जो भी कंटेंट है वो जैसे बेडरॉक से टूट कर आएगा वैसा ही वो मिट्टी बन करके तैयार होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में इन सारी चीजों की काफी अहमियत होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर विच द सॉइल इज फॉर्म्ड, एंड क्लाइमेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मान लो वहां काफी ठंड है, जैसे कि हमारे हिमालयास पे बहुत हाइट है, देखो उसी पर्वत पर फॉरेस्ट सॉइल जो है, यदि तुम फॉरेस्ट सॉइल पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल डिफरेंट तरह के क्लाइमेट के वजह से उसके टेक्सचर भी अलग होते हैं, उसके फॉर्म्स भी अलग होते हैं। एकदम ऊंचे पहाड़ों पर जब ये होगा जहां पे हमेशा ग्लेशियर्स और आइस से वो ढके रहेंगे, तो वहां पर जो सॉइल है ह्यूमस कंटेंट नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट वहां कम होगा, और वहां पे चट्टान और बर्फ ही ज्यादा रहेंगे। और जैसे जैसे वो नीचे आएंगे पहाड़ों पर, जैसे जैसे नीचे रगड़ खाते, वही फॉरेस्ट सॉइल जो है पिडमोंट जोन में वो काफी मोटे मोटे पिबल्स में रहेंगे, उसके नीचे एरिया में वहां काफी कंकड़ रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग माउंटेन वैलीज के नीचे निकलेंगे और एकदम प्लेन एरिया में आ जाते हैं तो वहां पे बहुत ही फाइन सॉइल होता है। और अलुवियल सॉइल, ये जहां मैदानी इलाके में, द एरियाज वेयर देयर इज प्लेन, whenever the flood comes the river overflows its bank। जब बाढ़ आती है तो नदियां जो है वो अपने किनारों से निकल करके मैदानी इलाकों में फैल जाती है। क्योंकि वहां मैदान है, ड्यू टू प्लेन एरिया दे स्प्रेड ऑल ओवर द एरिया, और जब वो स्प्रेड हो जाता है तो वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद धीरे 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 क्या होता है, वो सेटल डाउन होते हैं। सारे सॉइल के जो बारीक कण है, जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें जो भी पेड़ पौधे के जो ह्यूमस कंटेंट है, या जो भी प्लांट्स या एनिमल्स के जो भी मैटर्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सारे उसमें घुल करके चले जाते हैं, और ये सारे जा करके एक लेयर के रूप में हमारे प्लेन एरियाज में फैला देते हैं, बिछा देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि ड्यू टू इवापोरेशन, जब इवापोरेशन होता है तो वाटर जो है इवापोरेट हो जाता है, कुछ वाटर तो स्लाइड डाउन हो जाता है फिर से रिवर्स में, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां गड्ढे हैं, वहां ये वाटर जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर इवापोरेट होने के बाद कुछ लेयर्स ऐसे हैं जो मिट्टी के वहां जमे हुए रह जाते हैं, परत वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब भी डिफरेंट लेयर्स बनते हैं मिट्टी के जल के द्वारा, तो ऐसा जब फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स, and we can see the classification of soil, and the soils are classified in different parts. Let us see what are the different type of classification of soil. Students,
we have discussed about the formation of soil. How can we say that soil is a resource? Let us see what is this. Soil, this is the different strata of the soil. मिट्टी के अलग अलग परत के रूप में ये तैयार होता है. इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो है टॉप सॉइल, अपर सॉइल लेयर, मिट्टी का ऊपरी परत जो कि टॉप सॉइल के रूप में आता है. उसके बाद दूसरा है सब सॉइल और वेदर्ड रॉक, जो टूटे हुए चट्टान है वो उसके नीचे चले जाते हैं. टॉप सॉइल तो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम लोग देखते हैं, फील करते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं. उसके नीचे वाले हिस्सा में क्या होता है, वेदर्ड रॉक, टूटे हुए चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो सारे होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, ये इसके नीचे होता है. उसके बाद सब स्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, जो भी टूटा हुआ पेरेंट रॉक था उसका मटेरियल उसके नीचे इकट्ठा होता है. और फिर सबसे नीचे अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, सबसे नीचे वो मोटे वाले चट्टान होते हैं जिसके ऊपर ये सारे परत दर परत बने हुए होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट strata of soil. Let us see classification of soil. Classification of soil. First is alluvial soil. अलूवियल सॉइल हम किससे कहते हैं? अलूवियल सॉइल जैसा कि हम लोग नाम से ही देख रहे हैं, ये प्लेन्स में पाए जाते हैं. दैट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी. वो मिट्टी जिसे जल द्वारा ला करके बिछा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, जलोढ़ इसे कहते ही हैं हिंदी में. यानी कि these type of soils are found in the plain areas. Plain areas, especially these are found in our northern plains by the three river systems. तीन नदियां हैं हमारी, as we have studied in the previous class in the drainage lesson number 3, that in the northern plains the three rivers are mainly responsible for making this plain area. First is Ganga, second is गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. इन्हीं तीनों नदियों के द्वारा ये सारे रिवर सिस्टम्स अलूवियल सॉइल के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं. इसके अलावा जो साउदर्न पार्ट में जो रिवर्स है उसके द्वारा लाई गई मिट्टियां जो हैं, डेल्टाइक रीजन्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे के जो डेल्टाइक एरियाज हैं, those areas are also filled with this alluvial soil. Along with this, students, you have to also remember that a narrow corridor, there is a map given in your book which describes the different type of soil. You can see that map also. अलग अलग तरह के जो मैप्स हैं, मैप्स में सॉइल के कलर्स और टेक्सचर दिखाए गए, उसे आप देख सकते हैं. तो वहां पर तुम्हें दिखाया गया कि अलूवियल सॉइल एक पतले से कॉरिडोर के रूप में, हल्का सा पट्टी उसका गुजरात तक पहुंचता है, थोड़ा सा पार्ट उसके राजस्थान के इलाके में. जैसे तुम लोग जानते हो कि इंडस रिवर सिस्टम से ही सतलुज के ऊपर जो डैम बनाया गया, भाखड़ा नांगल डैम, वहां से जो नहर निकाली गई है, वहां के इलाके में भी काफी अच्छी अभी कृषि हो रही है. एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्रैक्टिस देयर. तो वहां छोटी सी पतली सी संकरी पट्टी जो है, वहां पे भी हमें अलूवियल सॉइल देखने को मिलता है. व्हाट इज द फीचर ऑफ अलूवियल सॉइल? लेट अस सी. दे आर द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल एंड अनदर they are deposited by three Himalayan rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra. And what is the third feature? According to their age, they are classified as Bangar, which is known as old alluvial, and Khadar, which is new alluvial. You have to know this, that Khadar is more fertile in the comparison of Bangar. They have various proportion of sand, silt and clay, and they contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. You have to remember this point.
very necessarily, what does this alluvial soil contain? You have to learn this. They contain adequate proportions of potash, another is phosphoric acid, and third is lime. Students, let us see the second type of soil, which is known as black soil. ब्लैक सॉइल, जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं। अभी एग्जाम्पल देते समय तुम लोगों को हमने बताया कि जो इग्नियस रॉक है ज्यादातर उसी से ये टूट करके ब्लैक सॉइल बने हुए होते हैं। ये हमारे प्लेटू रीजन्स में पाए जाते हैं। क्या होता है ब्लैक सॉइल? तो ब्लैक सॉइल ऐसी मिट्टी है जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल है, बहुत ही बारीक कण इसके होते हैं, और इतने फाइन पार्टिकल, इतने क्ले ये हैं कि इनके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। और जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इतनी ज्यादा फाइन और क्ले पार्टिकल्स होते हैं कि ये बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी इतना ज्यादा स्टिकी हो जाती है कि यदि हम उसमें हल लेकर के चलेंगे तो हल उसमें फंस जाएगा। यदि हम खुद उसमें चलना चाहेंगे तो हमारा पैर उसमें फंस जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। तो फिर किसान उस पर खेती कैसे करते हैं? तो लोग जो वहां पे ब्लैक सॉइल में खेती करते हैं, दे यूज द फर्स्ट शावर ऑफ मॉनसून फॉर देयर कल्टीवेशन। खेती के लिए वो दे टिल देयर लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट शावर ऑफ मॉनसून। मॉनसून की जब पहली बौछार होती है तभी ये क्या करते हैं, वहां पे अपने हलों को चला देते हैं। जो भी मिट्टी की खुदाई करनी है वो कर लेते हैं, अपने पौधों को लगाने की पूरी तैयारी करके, और उसमें सीड को डाल देते हैं। ऐसा इसलिए कि फिर जब बारिश होने लगती है तो उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, और यदि धूप बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग द हॉट वेदर, उनके अंदर इतना एरिएशन होता है कि जो भीतर का ऑक्सीजन है वो दरारें पड़ जाती हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं, एयर उसमें से बाहर आने लगता है, जिससे कि काफी बड़े बड़े दरारें आ जाती हैं। कहाँ? ब्लैक सॉइल। Therefore, mostly cotton is grown there on the black soil. Students, you have to remember here, the another name of the black soil is ragged soil as well as black cotton soil. इसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं, काले कपास की मिट्टी, और रेगड सॉइल भी कहते हैं। This is used for mainly growing cotton. What are its main features? Let us see. They are black in color, also known as ragged soil. Second, they are ideal for cotton cultivation, hence also known as black cotton soil. You have to learn at least 5 features of black soil as well as 5 features of the alluvial soil also. Third point, they are clayey and rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. यहाँ हम लोगों ने alluvial soil में मैग्नीशियम को नहीं देखा था, यहाँ हम देख रहे हैं कि in black soil they are rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. Fourth is they are poor in phosphoric content. Phosphoric content को हम लोगों ने कहाँ देखा था? Alluvial soil में देखा था. In alluvial soil the phosphoric content was there, but in black soil the phosphoric content is very less. They are poor. They develop deep cracks during the weather and become sticky when wet. They develop deep cracks during hot weather. किस वेदर में? जब बहुत गर्मी पड़ती है तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, ड्यू टू द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। जो वाटर एब्जॉर्ब करके भीतर चला जा चुका है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन प्रॉपर एयर के लिए जब बाहर आने लगता है तो उन मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, और बरसात के समय ये बहुत स्टिकी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है चिकनी होने के वजह से। तो जब बारिश होने लगेगी, ज्यादा पानी मिलेगा तो स्टिकी हो जाएंगी, और जब बहुत ज्यादा
हॉट वेदर रहेगा तो उसमें क्रैक्स हो जाएंगे, बहुत हार्ड हो जाएंगे, तो फिर खेती कैसे होगी? तो वही तुम्हें जो बताया गया कि प्री मॉनसून शावर इन द क्लाइमेट लेसन इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड दैट प्री मॉनसून शावर में क्या होता है, पहली बौछारें जो आती है, मैंने पहला स्पेल जो होता है रेन का, आने के बाद कुछ दिनों तक रुक जाता है, थम जाती है बारिश। उसी दौरान ये लोग अपने खेतों में जो भी करना है टिल करते हैं अपने लैंड को, और अपना जो भी सीड वगैरह उसमें सो करना है वो सारा काम कर लेते हैं। थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल. This is the third classification of soil, which is red and yellow soil. Students, we have discussed that the parent rocks are very responsible for the formation of soil. Here, let us see how the red soil is formed. Red soil बनता कहाँ है? तो बच्चों ये ध्यान दो कि रेड सॉइल ज्यादातर उन्हीं चट्टानों में बनती है, ज्यादातर क्या स्पेशली वही बनती है जहां पर आयरन कंटेंट होते हैं। जिस रॉक के अंदर आयरन की मात्रा होगी रेड सॉइल वहीं पर बनेंगे। क्यों बनता है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर। स्टूडेंट, जैसे कि तुम लोग देखते हो जब लोहा पर पानी लगता है, whenever the water is split on the iron rod, the rust is shown, उस पर जंग दिखाई देने लगता है। और what is the color of the rust? Red, डार्क रेड टाइप का आता है, और उसमें जब पानी बहुत ज्यादा मिलता है और फिर वो जब कलर फेड होने लगता है तो वो येलोइश कलर में हो जाता है। तो इसी तरीके से जिस चट्टान में, जिस पेरेंट रॉक में आयरन ओर का कंटेंट होता है वहां पर रेड सॉइल पाए जाते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये हमारे उन्हीं प्लेटूज रीजन में पाए जाते हैं विच आर रिच इन आयरन रिसोर्स। आयरन जहां पे ज्यादा पाया जाता है, आयरन के जहां ओर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहीं पर ज्यादातर रेड सॉइल पाए जाते हैं। यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आर गिवन which are shown in red, green, black and yellow also. These colors shows that these are the different types of soil which are classified on the basis of their different factors. What are the features of red and yellow soil? Let us see. First feature, they develop on crystalline igneous rock in areas of low rainfall. जहां पे बारिश काफी कम होती है, लो रेनफॉल का जो एरिया है, वहां पर इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक, क्रिस्टल मतलब स्फटिक एक तरह का चट्टान होता है, और वैसे चट्टानों से टूट करके जिसमें आयरन के कंटेंट होते हैं, ये रेड और येलो सॉइल तैयार होते हैं। They are red in color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. The soil looks yellow when it occurs in hydrated form. यही मिट्टी रेड से येलो कब दिखने लगती है? जब उसमें काफी ज्यादा वाटर लगता है, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है, तो येलो कलर में वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल. Sorry, laterite. Next is laterite soil. Students, now time is running out. Let us finish this topic. What is laterite soil? तो लेटर वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ईंट, काफी हार्ड. लेटर मीन्स वेरी हार्ड, ब्रिक. तो लेटराइट सॉइल का मतलब ही है कि वो बहुत ही हार्ड सॉइल है, ईंट के समान. और क्या होता है कि जब भी इसके ऊपर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है और वाटर भी काफी मिलती है, जब रेनफॉल काफी होता है, ये वहां पे पाए जाते हैं जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाते हैं और हैवी रेनफॉल भी होता है,
और वहां पर इस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं मिलते हैं। इनको प्रॉपर एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर से हम बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप्स को उगा सकते हैं। और ये हमारे वेस्टर्न घाट के कुछ इलाकों में, असम की जो पहाड़ी इलाके जहां पर टी की प्लांटेशन होती है, उस जगहों पे पाए जाते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लैटराइट सॉइल। The term laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. ये लैटर शब्द से बना है लैटिन भाषा के, जिसका मतलब है ईंट। ये पहला पॉइंट है लैटराइट सॉइल का। सेकंड, they developed in areas with high temperature and heavy rainfall. ये वहीं पर पाए जाते हैं जहां काफी गर्मी भी होती है, हाई टेम्परेचर भी होता है और हैवी रेनफॉल भी होता है। थर्ड, they developed due to intense leaching caused by heavy rainfall. जब बहुत बारिश होती है तो पानी रिस करके उस मिट्टी में जब भीतर की तरफ चला जाता है तो इससे वहां पर लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। They are generally very acidic and deficient in plant nutrients. वो बहुत एसिडिक होते हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट्स की वहां कमी होती है, तो उसमें प्रॉपर डोजेज ऑफ मैन्योर्स और हम लोग अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज करके और वहां पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। व्हाट इज एरिड सॉइल? एरिड सॉइल, जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं, एरिड सॉइल क्या है? जिसमें एयर का पैसेज काफी ज्यादा रहता है, एयर एरिएशन काफी हो, बलुअट मिट्टी जो ज्यादातर डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। What are the different features of arid soil? Their color varies from red to brown. कहीं कहीं ये लाल रंग के होते हैं और कहीं कहीं ये भूरे रंग के भी पाए जाते हैं। कौन से? एरिड सॉइल। They are generally sandy in texture and saline in nature. वो बालू की तरह होते हैं, सैंडी इन टेक्सचर। जब उसके हम दानों को देखेंगे तो वो खुरदरा बालू की तरह रहता है। और सैलिन, सैलिन मतलब उसमें खारापन होता है, नमक होता है उसमें, सैलिनिटी, जिसके वजह से उन एरियाज में, जैसे तुम लोग नाम सुने होगे, राजस्थान का सांभर लेक है, वहां पे नमक बनाया जाता है क्योंकि वहां के मिट्टी में ही ये सैलिनिटी होती है। तो एरिड सॉइल में सैलिन होता है नेचर में, एंड दे लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। उसमें नमी नहीं होती, ह्यूमस भी नहीं होता, जिसके वजह से तुम लोग देखते हो कि रेगिस्तान में पेड़ पौधे काफी कम होते हैं, कैक्टस होते हैं जो कि बहुत ही कम वाटर नीड करता है अपने ग्रोथ के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज दे बिकम कल्टिवेबल आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। जब उसको पर्याप्त और समुचित सिंचाई की जाएगी तब वहां पर खेती की जा सकती है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया। वी हैव डिस्कस स्टूडेंट्स बिफोर द 3 टॉपिक्स that different type of forest soils are found in different regions due to their climatic conditions. Let us revise that. What is forest soil? They are found in hilly and mountainous areas where adequate rainforests are available. Second point is they are loamy and silty in valleys and coarse grains in the upper slopes. जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपरी हिस्से में जाएंगे इसके दाने मोटे होते जाएंगे और जैसे जैसे नीचे हम आते रहेंगे, ढलान की तरफ आते जाएंगे, और जहां पर एकदम पिडमोंट जोन है वहां पे ये काफी ज्यादा चिकनी मिट्टी वहां मिलती है। और टाइम इज ओवर सर। और वहां पर इसका टेक्सचर अलग हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स, एज यू हैव स्टडीड the topic land degradation, this is such similar with that topic. Let us remind those points which we have studied in the land degradation. Here we have to study about the soil erosion. What are the reasons behind soil erosion? As we have learned in the previous class that the first reason is deforestation, after that overgrazing. डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, जो पेड़ हम काटते जा रहे हैं
पेड़ काफी कम हो रहे हैं, उसे हम लोग डिफोरेस्टेशन कहते हैं. आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस टॉपिक बिकॉज you are studying this topic from very earlier classes, from class 6, 7th, 8th, 9th. Second is overgrazing. जरूरत से ज्यादा जब हम जानवरों को वहां चरा देते हैं, ग्रेज कर देते हैं, तो भी वहां पर ओवरग्रेजिंग हो जाता है, जिससे कि सॉइल इरोड हो जाता है. हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था कि जब जानवर बहुत ज्यादा निब्बल कर जाते हैं, चर जाते हैं पौधों को, तो घास के साथ साथ मिट्टी भी निकल आती है, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है. थर्ड इज माइनिंग. फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन जहां निर्माण कार्य होते हैं, जैसे रोड बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या होता है कि जो चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, जब उसको क्रश किया जाता है, ग्राइंडिंग होती है, तो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके उड़ जाते हैं, और उसके उड़ने के बाद क्या होता है, वो सेटल डाउन होते हैं, जिससे कि वाटर को प्रॉपरली वो अंडरग्राउंड में घुसने नहीं देते हैं. अच्छे से मिट्टी का जो भी उसके अंतर्गत फर्टिलिटी है, जो भी मिट्टी की क्वालिटी है, उसको डिग्रेड कर देते हैं. देन कंस्ट्रक्शन. अनदर इज गुली इरोजन. व्हाट इज गुली इरोजन? कभी कभी जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी के लगने से नलिकाओं जैसे बन जाती है, माने पानी बहता रहता है, उसमें नालियां जैसी बन जाती है, और वो काफी गड्ढा हो जाता है वहां. और इससे क्या होता है, लैंड वहां का पूरा मिट्टी बह करके अंडरग्राउंड में चला जाता है, जिससे कभी कभी चलते चलते हम धंस जाते हैं. तो वैसे जहां पर होते हैं सब रेवाइंस में होते हैं, बहुत ज्यादा चंबल घाटी में देखने को मिलता है इस तरह का गुले इरोजन, और इसको हम लोग बैड लैंड भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर वो लैंड कल्टीवेबल भी नहीं है, किसी कंस्ट्रक्शन लायक भी नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही इरोड हो जाता है. नेक्स्ट इज शीट इरोजन. जब बारिश होती है, वाटर लॉगिंग काफी लंबे समय तक हो जाता है, और उसके बाद जब पानी बहता है तो वो पूरी परत के साथ बह जाता है, शीट की तरह, चादर की तरह ये पानी मिट्टी को लेकर के हटा देता है, जिसको हम शीट इरोजन कहते हैं. एंड लास्ट टॉपिक इज डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. यदि खेती करने के हम गलत तरीके को अपनाएंगे तो भी हमारा सॉइल इरोजन होगा. मान लो खेत थोड़ा ऐसा करके है, ढालवा है,